वेलकम टू भारत ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। इससे पहले आपने देख लिया है डिटरमिनेंट की कुछ बेसिक चीज, प्रॉपर्टीज भी देख लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिए हम लोग, माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स देख चुके हैं। अब देखने वाले हम लोग इनके प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या है और मैट्रिक्स का जो है एप्लीकेशन क्या है वो हम देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये तीन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो एक जो छोटी सी बात है आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब क्या कि तीन जो समीकरण आपके पास दिए हुए हैं, हिंदी में समीकरण कहते हैं इसको, तो तीन समीकरण जो दिया होता है तो उसको तीन समीकरण जो होते हैं उसमें दो तरह से उसके सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन, मतलब सीधा हम नो सॉल्यूशन पे आते हैं। नो सॉल्यूशन जब होगा तो कहा जाएगा इनकंसिस्टेंस। इक्वेशन को क्या लिखे, सीधा इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, है ना, ओके। और अगर उसका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, वन और मैनी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आए या एक से कई ज्यादा सॉल्यूशन आए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे D1, D2, D3, इसको एक स्टार में रखिए, दूसरा स्टार दिखा जाए। इफ D1 इक्वल टू D2, D2 इक्वल टू D3 और तीनों इक्वल हो गया 0 के, देन the equations, है ना, then the equations are homogeneous, है ना। जब D1, D2, D3 इक्वल हो जाए 0 के तो वो होमोजेनियस है, लेकिन इन तीनों में से एक भी 0 से नहीं बराबर है, ठीक है। इफ D1 नॉट इक्वल टू 0 और ये नहीं तो D2 नॉट इक्वल टू 0 और D3 नॉट इक्वल टू 0, then equations, ठीक है, and the equations are non-homogeneous। एक्चुअली याद रखिएगा इक्वेशंस के साथ हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखना थोड़ा ज्यादा होता है बेहतर, ठीक है। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इज होमोजेनियस या फिर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नॉन होमोजेनियस, आप जैसा भी लिखेंगे वो भी सही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि इसको सॉल्व करना है तो हम क्या स्टेप लें, तो डिटरमिनेंट का और मैट्रिसेस का दोनों का हेल्प लेना होता है। आप देख सकते हैं इसको पहले हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, इसको एक तरफ लिखने का है, इसको दूसरे तरफ लिखने का है, देख सकते हैं इक्वल टू को साइन है तो वैसे ही लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले ए को यूज किया है, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, देख सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमने इसको A ले लिया और इसको क्या लेंगे, B नहीं लेंगे यहाँ पे, अभी पहले हम लोग X लिख ले, B बाद में लिख लेंगे। इक्वल टू के पार कैसे लिखना है देख सकते हैं, X, Y, Z, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, देख सकते हैं ये सब अचर जिसको कहते हैं आप, वो है
ये इसमें सारे नंबर्स होंगे, देख सकते हैं सारा नंबर है, A1 A2 AB3 सब है ना, सबके सब नंबर हैं। अब ये जो B है मेरा, जो इक्वल टू के उस पार रहेगा, ये क्या है, ये है D1 D2 D3, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद आप इसको सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कैसे करना है इसको सॉल्यूशन, तो एक सबसे पहले ax इक्वल टू b लिख देंगे, ठीक है, और आगे स्टेप लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा डिटर्मिनेंट a। फाइंड कर लो पहले डिटर्मिनेंट a, बिना किसी दिक्कत के डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद सॉल्यूशन होगा, है ना। तो अगला देखते हैं इसके बाद क्या लेंगे स्टेप। ax इक्वल टू b करने के बाद हमारे पास तीन केस बनता है। केस 1, when determinant a इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ A is a singular matrix, ठीक है। मतलब डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर डिटरमिनेंट A 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये छोटा है तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस केस को। तो डिटरमिनेंट A अगर 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है। उस केस में हम देखेंगे, निकालेंगे एडजॉइंट A इंटू B, और ये अगर 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इफ इट हैपेंस ये एडजॉइंट A इंटू B 0 के इक्वल नहीं है, तो इट इज सॉरी द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब निकाय असंगत होगा, ठीक है। हिंदी में असंगत इसको बोलते हैं, तो निकाय असंगत होगा, है ना। अब गौर कीजिएगा, केस 2, when A is a non-singular matrix, सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। बट अगर सिंगुलर मैट्रिक्स कोई डिटरमिनेंट किसी का 0 नहीं आता है तो वो सिंगुलर नहीं कहलाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जब नॉन सिंगुलर हो तो मतलब कि डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, इन दैट केस ये इन्वर्टेबल होगा, ठीक है, इज इन्वर्टिबल, ओके। एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो गया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इन्वर्टेबल केस में, है ना। तो A इनवर्स A और X था तो वो रहने देंगे, और इस साइड B था, है ना, इस साइड क्या था B, तो उसके आगे A इनवर्स लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, A इनवर्स और A मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, और इस साइड ये ऐसा ही रह जाएगा। नाइस स्टूडेंट्स, एक बात कह रहे हैं आपको, देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जो है आपको 3/1 का एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डी भी है 3/1 का मैट्रिक्स, ये इनवर्स है, मतलब कि ये आप दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा और दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है हमारा एक्स वाई जेड दोनों तीनों निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखेंगे हम लोग, एक केस 3 भी बनता है इसमें,
अगर डिटर्मिनेंट ए जो है 0 हो गया, मीन्स इट इम्प्लाइज कि ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तब के केस की बात करते हैं हम लोग, है ना। और एडजॉइंट ए और डी इक्वल टू 0 हो जाए, 0 हो जाए, है ना, then the solution of the equations either consistent or, है ना, be either consistent or inconsistent। इट मीन्स कि देख सकते हैं, है ना, अगर हम उसको 0 के इक्वल कर रहे हैं तब बोलता है वो आइदर कंसिस्टेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर है कि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है और क्या सॉल्यूशन नहीं है, इस दो बीच में हैं हम। तो ये जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। तो चलिए अभी हम एक तरीका देखते हैं जिसमें कि हम लोग सॉल्यूशन पक्के तौर पे निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो है आपको आर.डी. शर्मा में ऑलमोस्ट जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करने के लिए मिलेगा, अभी जो बताएंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, लेकिन अभी जो बताएंगे तरीका उससे पक्के तौर पे बनेगा और आप सबका निकाल सकते हैं वेदर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है, ये सब निकल जाएगा। वैसे इतने ही थ्योरी से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाइस फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से देख रहे हैं, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हमारे सामने है और इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। क्रैमर्स रूल कहे जाते हैं, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल, सॉल्विंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो सॉल्व किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले डी लेंगे इसमें, उसमें याद होगा ऐसा कुछ लिया था हमने, ए लिया था, इसमें डी लेंगे। अब इसके बाद D1 चलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, अब क्या करना है हमको, पहले x के कॉफिशिएंट को, x को लेंगे तो x के कॉफिशिएंट को इससे हटा देंगे और जहां जहां x का कॉफिशिएंट है वहां वहां ये जो d इसमें नहीं देख रहे हैं हम, D1 D2 D3 को यूज नहीं किया, उस जगह D1 D2 D3 डाल देंगे। देख सकते हैं सबसे पहले हम x ले रहे हैं, तो है ना, सबसे पहले हम x ले रहे हैं तो ये वाला x का पोर्शन है और सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा डी टेढ़ा हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x के पोर्शन की जगह D1 D2 D3 लिख दिया जाए, पहले तो लिख दिया हमने, और बाकी जो जैसे है वैसे लिख दो, ठीक है, बाकी जो जैसे है वैसे लिख दो, दैट्स इट। चलिए D2 की ओर बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं D2 मतलब y वाला लेंगे तो y वाला बीचों बीच में था, है ना, बीचों बीच B1 B2 B3। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 A3
D1, D2, D3, C1, C2, C3, है ना। और एक लास्ट है D2 है, D3 होगा A1, A2, A3, B1, D2, D3, यहाँ पे D1, D2, D3 हो जाएगा, ठीक है। नाइस फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे पास सब निकल गया, D1, D1, D2, D3 निकल गया है। अब हमको x निकालना है, ठीक है। देखा जाए, अगर हमको x निकालना है तो D1 में D से डिवाइड कीजिए, x निकलेगा। y निकालना है तो D2 में D से डिवाइड कीजिए, y निकलेगा। और z निकालना है तो D3 में D से डिवाइड कीजिए, आपको z निकलेगा, ठीक है। ये काफी सिंपल है। आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग स्टूडेंट्स। अब हम लोग कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी देखने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ D is not equal to 0, तो क्या हो जाएगा? इफ D is not equal to 0, then सॉल्व किया जाए। अब x क्या हो जाएगा? D1 by D, y क्या हो जाएगा? D2 by D, एंड z क्या होगा? D3 by D, ओके। और इस तरह से आप तीनों को निकाल लीजिएगा। यहाँ पे z लिखा ही नहीं, z इक्वल टू D3 by D। स्टूडेंट्स कभी कभी आप देखिएगा तीन इक्वेशन है ना, यहाँ पे तीन वेरिएबल भी है। अगर दो वेरिएबल क्या होता तो क्या होता? तो दो वेरिएबल होता तो कुछ नहीं होता, सेम वही बनता। उसमें D निकलता, D1 होता, D2 होता, D का वही होता है। उसमें D में जो 3x3 मैट्रिक्स बना है, डिटरमिनेंट बना है, वो 2x2 में डिटरमिनेंट बनता। A1 A2, B1 B2, बस Z का मतलब ही नहीं था तो C1 का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ निकल जाएगा, है ना। तो ये केस 1 बनता है, लेकिन केस 2 तब बनता है ना, इफ D is equal to 0, D 0 के बराबर है, एंड D1, D2 एंड D3 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में इक्वेशन में और may not be consistent, है ना। इक्वेशन कंसिस्टेंट होता भी है, ठीक है, और कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ है ना, इट इज कंसिस्टेंट, it will have infinite solutions, नेक्स्ट एक और है कंडीशन बनता है इसमें, अगर D 0 के बराबर है एंड D1, D2 एंड D3 anyone not anyone direct, at least any one of them is non-zero, अगर इनमें से कोई भी नॉन जीरो है, then the system of equation, है ना, is inconsistent। और दो रहेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे तो उसमें भी वही होगा। इसमें D1 और D2 हो जाएगा, D3 का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे D1 D2 होगा, D3 नहीं होगा उसमें। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जो है
सॉल्व करने के स्टेप्स हैं, पहले डी निकालेंगे, d1 निकालेंगे, d2 निकालेंगे, d3 निकालेंगे और इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, बन जाएगा आपका। ठीक है, काफी इजी है, काफी सिंपल है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब देख रहे हैं ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में तीनों का इक्वल टू में 0 है, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट होता था वो कांस्टेंट नहीं है, उसके बदले 0 दिया है, मतलब कि ये इक्वेशन क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन होने के कारण अब हम डी निकालते हैं तो क्या निकलना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। नाउ वी हैव d1 क्या होगा, 0 b1 c1 0 b2 c2 0 b3 c3। d2 क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 0 0 0 c1 c2 c3 आप देख सकते हैं, और लास्ट d3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 0 0 0। माय स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा है, ये मिल चुका है। अगर इसमें देख सकते हैं हम लोग, इफ d1 d2 d3, इफ नहीं, हियर एक्चुअली पक्के तौर पे देख सकते हैं एक लाइन सबका 0 है तो वो वैल्यू 0 आएगा, हम सब पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में। ठीक है, it has a unique solution। ठीक है, इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इफ d इक्वल टू 0, अगर d 0 हो गया, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके जितने भी आपको एक्सरसाइज के प्रैक्टिस सेट्स हैं, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।